आज पंडित ठाकुर चौबे संगीताश्रम एवं सुमित्रा देवी ललित कला अकादमी पूर्वा देवरिया के सभागार में एक सांगीतिक साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार पंडित हरीश तिवारी जी का होना है और उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं सौदागर सिंह, मैं प्रश्न करता हूँ और पंडित जी को देख करके मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और मैं पूछूंगा भी, और काफ़ी प्रसन्नता हुई आपको अपने बीच पाकर। तो बहुत भूमिका नहीं बनाते हुए मैं चाहूँगा कि पंडित हरीश तिवारी जी स्वयं अपना एक परिचय दें, जो गांव से लेकर के आज तक की यात्रा का एक संक्षिप्त परिचय होगा, और ताकि हमारे श्रोता भी उनके विषय में कुछ जान सकें कि पंडित जी मूलतः अपनी यात्रा कहाँ से शुरू किए हैं। पंडित हरीश तिवारी जी। हाँ, नमस्कार। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ जी। ग्राम कैथोलिया जी। और देवरिया जो तरकुलवा बाज़ार के पास पश्चिम साइड में है जी। और मैं मेरे घर में शिक्षा का माहौल था जी। तो वहीं से संगीत की शुरुआत हुई। वैसे स्कूल में जब मैं पढ़ता था जूनियर हाई स्कूल में, तो उस समय मैं एक बार कोई कविता दिया गया गाने के लिए। मेरे चाचा जी वहीं अध्यापक थे जी। श्री राधे श्याम तिवारी, तो उन्होंने एक कविता दिया। तो वैसे उसके पहले मैंने कभी गाया नहीं था, तो मैंने वहाँ प्रस्तुत किया। सबको बहुत अच्छा लगा। हमको भी ये उम्मीद नहीं थी कि बहुत अच्छा होगा, हम तो ऐसे ही गा दिया हमने। तो सभी के मन में आया कि म्यूजिक लाइन में इनको आगे बढ़ाया जाए, तो हमको प्रोत्साहन मिलते रहा। उसके बाद वहीं मैंने बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर से, भगवान बुद्ध का जो की नगरी जो है, तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। और हाई स्कूल करने के बाद मैं फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है करने के लिए मैं बरहज बाज़ार में हरचंद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। वहाँ मेरे गुरु थे पंडित ठाकुर चौबे जी। वहाँ उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि इसमें कैसे करना है। तो गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुरु प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। अगर गुरु ने पहले ही हतोत्साहित कर दिया तो फिर आगे बढ़ना का सवाल ही नहीं उठता है। तो वहाँ से मेरी एक तरह से विधिवत यात्रा चालू हुई शास्त्रीय संगीत की तरफ। तो वहाँ एक सब्जेक्ट मेरा तबला भी था इंटरमीडिएट में, और बाकी सब्जेक्ट थे और गायन था। फिर इंटरमीडिएट करने के बाद मैं बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ सभी पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य थे। तो वहाँ मेरे गुरु थे पंडित अजित भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी। तो ये ग्वालियर घराने के थे। तो वहाँ मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली, जो विश्वविद्यालय शिक्षा है। उसके अतिरिक्त मैं इनके घर जाके गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी मैं तालीम लेता था। उसमें आचार्य नंदन जी पंडित कुंदन लाल जी से भी तालीम लिए थे। शाम 84 घराना, शाम 84 घराना जो पंजाब में है, तो उनसे भी उन्होंने तालीम लिया था। बाद में उन्होंने मेरा भी परिचय करा दिया मैं कि इस बच्चे को ज़रा देखिएगा, इसको थोड़ा कुछ ज्ञान दीजिए। तो फिर मैं उनके संपर्क में आया और वहाँ रोहतक में रहते थे, मैं जाता था वहाँ। और लास्ट गुरु मेरे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। तो मैं बीए करने के बाद अपनी पढ़ाई वहीं रोक के मैं तालीम के लिए पुणे चला गया। तो वहाँ काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है गुरुजी से परमिशन मिला, टेस्ट लिए, फिर हमारी तालीम चालू हुई। तो 5 साल लगभग 5 साल वहीं रहा मैं। पहली बार मैं 2.5 साल के बाद घर आया था।
वहीं रहता था। वहीं गुरुजी के ही आशीर्वाद से एक जगह मेरे रहने खाने की व्यवस्था हुई थी और वहाँ से आता जाता था मैं। तो तालीम हुई, उसके बाद फिर दिल्ली आ गया और उसके बाद फिर MA MPhil PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और वहीं आकाशवाणी से मैं रेडियो पास हुआ और मैं फिर संगीत की यात्रा ऐसे सभी उसी समय जारी हुई तो अभी तक चल रही है भगवान की कृपा से। पंडित जी, जो कुछ भी आपने बताया जी, उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत ही मौलिकता है और एक गांव से शुरू करके आज आप देश की राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय संगीत की अलख जगा रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तमाम सेमिनार, गोष्ठियों और समारोहों में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। तो क्या हमें यह बताएंगे कि इस दौरान जो गुरुओं का आपके प्रति रुझान रहा या उनसे जो शिक्षा मिली, उनका जो अवदान आपके प्रति था, तो क्या आप अपने आज के इस व्यवहारिक जीवन में उन सारे अवदानों को पुष्पित पल्लवित करते हुए समाज को में आप उसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? इसमें तो जैसे हमें प्रस्तुति के लिए आमंत्रण आता है समारोह में, तो मैं प्रस्तुति के लिए जाता हूँ और मैं शिक्षा का कार्य भी किया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जन 2019 तक मैंने ऐसा किया, शिक्षा दिया। उसके बाद मैं कुछ कारणों से मैं सीधे इस प्रोफेशन में आ गया। वैसे उस समय भी मैं प्रोफेशन में ही था, उसमें मैं ज़्यादातर मंच पे कैसे प्रस्तुत करना है इसी की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था। जैसे क्या होता, मेरे गुरु का कहना था कि सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, अगर कलाकार बनना है तो सिखाने की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए। शिक्षक अगर बनना है तो सिखाने की प्रवृत्ति ठीक है, लेकिन अगर हमारे ख्याल से हर जगह सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा ठीक है, उससे और अच्छा करने का उसमें वो रहता है। अगर हम ये ललक नहीं रहेगी तो मुश्किल है उसको आगे बढ़ाना। तो मैं उस समय भी प्रस्तुति में ज़्यादा की, कोई भी चीज़ कैसे अच्छी लगेगी, कोई भी किसी भी चीज़ को कैसे प्रस्तुत करें। अब केवल ये पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलता है कि ये श्रोता अच्छे नहीं हैं, माइक अच्छा नहीं है और क्या नाम है अच्छे नहीं, गुरु अच्छे नहीं थे मिले फलाना, तो वो बात उससे नहीं करना। तामझाम से मतलब नहीं रखते थे। उसमें है कि गुरु ने बोल दिया करिए, तो ये विद्या इसमें शॉर्टकट नहीं है कहीं कि आप सोचिए कि 2 दिन में आप कलाकार बन जाएंगे। हमको लग रहा है ये किसी भी लाइन में, एक शास्त्रीय संगीत में नहीं है, लाइट म्यूजिक में भी जाएंगे तो किसी गुरु के अंडर में रहना पड़ेगा। कुछ जो ट्रेनिंग देंगे आपको, 3 मिनट का ही गाना है तो उसमें कैसे आपको करना है, तो इसमें जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये अभी मैं ये करता हूँ और जो भी स्टूडेंट भी मेरे पास कुछ सीखने आते हैं तो उनको मैं तालीम देता हूँ ऑनलाइन या सामने बैठ के। तो यही उन्हीं को मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो उनको गाना गाना है। अब ये नहीं कि उसके बाद आप लोकगीत गाने लगे, गज़ल गाने लगे, तो जाइए कहीं और क्लासिकल गाइए और उसके मना नहीं है। जब कुछ हो जाइए तो आप गज़ल गाइए या भजन गाइए या ठुमरी गाइए। पंडित जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा इसी के दौरान कि आप की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के अंतिम शिक्षा तक एक से एक मूर्धन्य विद्वान गुरु आपके जीवन में आए जी जी, और जिनसे आपने कुछ जानना चाहा, कुछ सीखा। सबसे अधिक महत्व आपके जीवन में शास्त्रीय संगीत के लिए किस गुरु को मानते हैं? देखिए, सबका अपना अपना जगह है, सबकी अपनी अपनी जगह है। कोई गुरु छोटा बड़ा तो होता नहीं है। जैसे हमको कई लोग बोलते हैं प्रारंभिक, हमने कहा देखिए किसी को प्रारंभिक गुरु बोल के उसको छोटा नहीं करना है। प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, क्योंकि मेरे पंडित भीमसेन जोशी जी अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, दरबारी से शुरू नहीं करेंगे, वो भी वहीं से सिखाएंगे। तो इसलिए किसी गुरु के साथ भेदभाव नहीं। हाँ, बाकी सबका अलग अलग योगदान है, सभी गुरुओं का। तो जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात पंडित जी ने आपने कहा कि हर गुरु की अपनी अलग अलग विधा होती है, उनके स्वर संधान अलग अलग होते हैं
और जो जिस माहौल और जिस दिशा में ले जाना चाहता है शिष्य को ले जाता है। जी जी जी। और उन्हें एक योग्य शिष्य की आवश्यकता होती जी, है। जी, जी। और मुझे जहाँ तक मैं अवगत हूँ कि योग्य शिष्य को गुरु स्वयं ढूंढ निकालता है। जी। तो यह पंडित जी आपके अंदर योग्यता तो मैं देख रहा हूँ, तभी इन तमाम बड़े मूर्धन्य विद्वानों और बड़े बड़े महान गुरुओं के माध्यम से आपको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिली, चाहे वो वाराणसी हो या दिल्ली हो जी, जी। या देवरिया की भूमि हो। जी। तो देवरिया भी तो देवारण्य देवरिया कहा जी, जी, जाता है। जी, जी। और पंडित ठाकुर चौबे भी एक अपने जमाने के जी, जी। मूर्धन्य संगीत शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। जी, जी। और सुगम संगीत और उपशास्त्रीय जी, जी। सबका ज्ञान था उन्हें। जी जी। तो जो शुरुआत आपने जो बीजारोपण गुरु जी ने कर दिया वह बड़ा अद्वितीय रहा आपके जी जी जीवन जी में। जी। इस बीच में एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि इस शास्त्रीय संगीत की जब प्रौढ़ता में जब आप आए हैं जी। तो आपने किन किन घरानों की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा आपने ग्रहण किया और किस घराने से ज़्यादा आप प्रभावित हुए? जैसे सभी घराने जब ये गुरु जितने अभी प्रारंभिक जो पहले गुरु थे वो भी ग्वालियर घराने से ही वो संबंधित थे। जी बनारस में भी पंडित अजीत भट्टाचार्य आचार्य जी ग्वालियर घराने से। जी। उसके बाद शाम चौरासी घराना अपना ये जो पंजाब का वहाँ से मैंने तालीम लिया। जी जी। और लास्ट में एक किराना घराना किराने घराने के पंडित भीमसेन जोशी जी से मैंने तालीम लिया। तो क्रमशः एक तरह से देखा जाए तो घराने का जो है तो ये जितने घराने लगभग सभी ग्वालियर घराने से ही निकले हैं। बहुत अच्छी। ग्वालियर से आगरा, जी फिर ग्वालियर से रामपुर घराना, ग्वालियर से ही किराना, उसी में कलाकार धीरे धीरे जहाँ से गए वहाँ से लेके और सबने अपनी एक एक विशेषता उसकी पकड़ी जी। और उसको चमकाया, उसी से उसका उस परंपरा का वो हुआ। जी आप अपने को किस घराने से संबंधित कलाकार तो मानते जैसे अभी हैं? हम तो किराना घराने के ही कलाकार अपने को करते हैं। लेकिन अभी इस जमाने में सिर्फ एक घराना बोलने से काम नहीं चलेगा। अब मेरा तो तालीम है, ग्वालियर घराने का भी तालीम है और शाम चौरासी घराने का भी तालीम है। तो आज के समय, पहले के समय में था कि किसी का गाना सुनने की इजाज़त नहीं मिलती थी, इसलिए घराना बरकरार था, एक स्टाइल। लेकिन अभी सबका सुनते हैं तो न चाहते हुए भी उस समय के अच्छे कलाकारों की खूबियाँ कुछ न कुछ आएंगी। तो अभी किसी को बोला ये बिल्कुल प्योर किराना घराने के हैं, प्योर घराना, तभी नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे का सुन करके तो ये होता है। तो किराने का तो हूँ मैं, लेकिन हम तालीम पंजाब की जहाँ फरमाइश होती है तो पंजाब की चीज़ें भी गाता हूँ जो हमको आता है। ग्वालियर तो है ही, मेन घराना है ही, तो किराने की कुछ विशेषताएं हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जैसे किराना घराने में जैसे बीन अंग की गायकी, आलाप प्रधान गायकी, सुर का सच्चाई, सुर के तरफ। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी घराने सुर में नहीं गाते हैं वाले, मतलब एक किसी को ज़्यादा देखता है, सुरीलापन बिगड़ना नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं, मीड़ की गायकी, क्योंकि हमारे घराने में उस्ताद अब्दुल करीम खां, ये नाम सुने हैं। वो किराने के थे। उन्होंने एक तरह से वही संस्थापक थे किराना घराने के। वैसे तो ये घराना बीनकार जो है उस्ताद बंदे अली खां बीनकार से शुरू होता है। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब का कहना था सुर का महत्व देते थे। बोले कि सुर गया तो सिर गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलते सुर गया तो सिर गया, इसलिए सुर जाने नहीं देना है, उसी पे ऊपर ध्यान रखना है। उसके बाद तब रागदारी तो आएगी ही आगे, रागदारी को तालीम है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि लयकारी करते समय या तानबाजी करते समय सुर नहीं जाना चाहिए, और सुर ही असर करता है, सुर ही आपको अपने तरफ खींच के लाता है। तो इसलिए बोलते थे कि सुर में अगर किसी को गाली भी दो तो उसको बुरा नहीं लगता है, तो ऐसा बोलते थे वो। तो इसलिए सुर का ध्यान रखना है। आपने जो भी पंडित जी आप बता रहे हैं वो बहुत ही मौलिक चीज़ बता रहे हैं और हमारे श्रोताओं के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद होगा। एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि अभी परिचय के दौरान आपने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपने नौकरी किया, शास्त्रीय संगीत का शिक्षण प्रदान किया। तो जब आज के माहौल में नौकरी परक लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जी जी, और आप ऑलरेडी शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, जी जी, हर तरह के एक प्रोफेसर प्रशिक्षक का स्वरूप आपका था जी। तो आपने अपनी यह पढ़ाई माने उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी आपको क्यों आपने छोड़ दिया? वो ऐसा है कि अभी जो है कुछ तो ये शिक्षण संस्थानों में
कुछ पॉलिटिक्स जो आ गया है, जी जी पॉलिटिक्स के दौरान, जी क्योंकि बाकी जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी, यही बात हमारा एक ही काम है, था। हमारा एक ही काम है कि देखिए शिक्षक से एक ही काम लीजिए, जी लेकिन आप शिक्षक से दुनिया भर का काम लेते हैं। आप चाहते हैं कि शिक्षा भी दे, आगे पीछे भी घूमे, मेरी बात सुने। भाई आपकी बात सही होगी तो सुनूंगा। देखिए आप जब साधना करते नहीं है, रियाज करते नहीं, तो आपको क्या पता है? आपको खाली हम जानकार, अभी हम लोग 2-3 दिन रियाज ना हुआ, कहीं प्रोग्राम हो तो हम लोग को घबराहट होने लगती है। रियाज करना है तभी वो बना रहता है। अब क्या सिखाएंगे आप? बार बार आप लोग बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं कि हम प्रोफेसर हैं। बाल पका लेने से थोड़ी हो जाता है विद्वान आप हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसका अध्ययन करिए और दक्षता होनी चाहिए शिक्षक में, क्योंकि चाणक्य ने बोला है, घनानंद ने बोला कि साधारण शिक्षक साधारण नहीं होता है। लेकिन आप लोग क्या हैं? साधारण भी तो नहीं है। तो क्या आप शिक्षा देंगे किसी को? हमेशा डरना सिखाएंगे आप उसको? सबसे पहले हमारे गुरु पंडित ठाकुर चौबे जी ने अगर निर्भीक नहीं बनाया होता, वो निर्भीक बनाते थे। जहाँ उसको बोलना, उसको अभी नया उम्र है तो उसमें उछलेगा ही, उसको छोड़िए, उसको फ्री छोड़िए। जहाँ उसको बोलना है, समझाना है, उसको प्रोत्साहित करना है। पंडित जी आपके कहने का मतलब यह था कि आप अपने उस व्यवसाय या शिक्षण के दौरान आप अपने को फ्री नहीं महसूस कर पा रहे थे। फ्री नहीं महसूस करते थे और बहुत महसूस करते थे, बंदिश महसूस करते थे। आपके मन में एक उत्कंठा थी कि इस शास्त्रीय संगीत को देश स्तर पर मैं इसका प्रचार प्रसार करूं, फैलाऊं, सेमिनारों समारोहों में जाऊं और श्रोताओं को कुछ हमसे दिशा निर्देश मिले। इस नाते आप नौकरी छोड़ने के लिए उद्यत हो गए और आज आप स्वतंत्र हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पंडित जी कि अब तक आपने कितने समारोहों में शिरकत किया है और उसका प्रभाव आपको देखने में व्यवहारिक जीवन में क्या लगता है? ऐसा है कि काफ़ी समारोह में मैं गया हूँ, जैसे हरिवल्लभ संगीत समारोह या एक दुर्गाना संगीत समारोह होता है अमृतसर में। पिछले 7-8 सालों से मैं जाता हूँ, हर साल हमको बुलाते हैं वो लोग। और दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये साहित्य कला परिषद है, और तानसेन समारोह, उस्ताद, हाँ उस्ताद, उसमें 2 बार मैं गाया हूँ। संकट मोचन समारोह वाराणसी में कई साल लगभग गाए हम। लगभग पिछले कुछ सालों पहले 3 साल लगातार गया मैं, और कुछ सालों से मैं जाता हूँ। 1-2 साल भी गया, बीच में कोरोना के टाइम में एक बार ऑनलाइन भी मैंने किया था, तो वहाँ गया हूँ। उसके बाद जो है उस्ताद अमीर खान समारोह इंदौर में जो होता है, वो भी लखनऊ मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें लगभग मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में प्रस्तुति की दिया हूँ मध्य प्रदेश में। उसके बाद सवाई गंधर्व संगीत समारोह मेरे गुरु का। क्या बात है, तब तो लगभग मशहूर समारोहों को आपने वहाँ गाया हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये सम्राट संगीत समारोह एक गोवा में होता है, उसमें भी गाया हूँ। अभी दिल्ली मुंबई में NCPA और हृदय 60 का 2 प्रोग्राम किया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि तमाम मशहूर समारोहों में आपने शिरकत किया है। और आपसे बहुत सारे दिशा निर्देश श्रोताओं को अवश्य मिले होंगे। और आप एक यशस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सरकार की व्यवस्था संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन, तो क्या इस दौरान आपके कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन से भी हुए हैं या कभी आपने प्रयास ही नहीं? दूरदर्शन में भी गाया। मैं तो आकाशवाणी का टॉप क्लास आर्टिस्ट हूँ, मैं टॉप ग्रेड में मैं हूँ। क्रम से मैंने B ग्रेड, फिर B हाई, फिर A ग्रेड, ऐसे करके मैं क्रम से गया हूँ शास्त्रीय संगीत के। शास्त्रीय, हाँ, ख्याल में बहुत अच्छी बात। मैं तो ख्याल ही गायक हूँ, मैं मेन ख्याल ही गाता हूँ। तो फिर आप टॉप ग्रेड होगा तो आप कुछ भी गा सकते हैं, ख्याल भी गा सकते हैं, ठुमरी भी गा सकते हैं। दो क्या बोलते हैं, संगीत सम्मेलन 2 गाया मैं। 2 संगीत सम्मेलन, नेशनल प्रोग्राम 2-3 गाया हूँ मैं। अच्छा। तो उसमें और कई कंसर्ट भी गाया है, और दूरदर्शन में भी गाया हूँ मैं 2-3 बार शास्त्रीय संगीत। तो अभी तो थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, अभी रेडियो की थोड़ा, अभी तो रेडियो में काफ़ी कम की स्थिति, या तो अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते जा रहे हैं। उसी के हिसाब से वार्ताकार या कलाकार कोई भी है तो प्रभावित जरूर होता रहता है। जबकि रेडियो बहुत संगीत को आगे ले जाने में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है।
क्योंकि रेडियो के वजह से ही पहले हर महीने में आर्टिस्ट को प्रोग्राम मिलते थे, हर 2 महीने पे मिलते थे, तो उसके लिए तैयारी करता था कि यार अगले महीने मेरा रिकॉर्डिंग है, मैं थोड़ा ऐसा सुनाऊँ, क्योंकि लोग रेडियो सुनते थे। कुछ दिन पहले तक मेरे पास फ़ोन आते थे, रेडियो से कुछ बजता था, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत दिन पहले की रिकॉर्डिंग बजती है। तो कई लोग मैं यहाँ रहता हूँ तो बोलते हैं आपका आज बज रहा है, हमने कहा बहुत पहले की रिकॉर्डिंग बज रही है, सुन रहे हैं। पुस्तकालय होता है, हाँ, तो वो सुना है, वो बनाए रखे हैं, जी, रखते जी, हैं, जी। और कभी कभार अच्छे अच्छे कलाकारों के जी, जी। वो सुनवाते रहते हैं। हाँ, नहीं वो अच्छा, तो वही हो। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है पंडित जी, जी वह यह कि आपने अभी कहा कि मैं ख्याल गायकी को ही बहुत महत्व दिया, जी, तो जी। क्या आपने ध्रुपद धमार गायकी के विषय में रुचि ही नहीं रही कि आपने गाया ही नहीं, या आपकी तालीम ही आपने नहीं लिया? नहीं, ऐसा है ना कि देखिए ध्रुपद धमार गायकी जो एक अलग गायकी है। जी। अब ऐसा ध्रुपद गाल वाले ख्याल गाएं, ख्याल वाले ध्रुपद गाएं, ऐसा नहीं कि हमको ध्रुपद आता नहीं, जी, जी। कुछ तो ध्रुपद आते हैं। और मैं परंपरागत तरीके से, जी, जी। परंपरागत तो नहीं है कि जो हमारे बनारस में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर डॉक्टर ऋतिक सान्याल जी, जी, अच्छा, क्लास में जो क्लास लेते थे हम लोग को, उनको इस साल पद्मश्री मिला है। अच्छा, अच्छा, तो वो जो है वो हम लोग को वो डागर परंपरा के हैं, अच्छा। तो डागर परंपरा की कुछ चीज़ें हमको आती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब ख्याल दोनों एक नहीं गा सकते कि तो ख्याल गाए, ख्याल थोड़ा फर्क है दोनों में। दोनों फर्क है। हाँ, ये सिमिलर गायकी, जैसे ख्याल वाले ठुमरी गाते हैं, जी, जी, ठुमरी गाएंगे, भजन गाएंगे, जी। तराना गाएंगे, ये है उसमें। तो यह तो बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि बात सही है कि दोनों दो विधा है। जी, जी। और शास्त्रीय गायन में दोनों के 2 व्याकरण हैं। जी, जी। दोनों की 2 विधा है, दोनों की 2 धाराएं हैं। जी हाँ। और आप मतलब आपको महारत हासिल जो है वो सभी में है, लेकिन खास तौर से ख्याल गायकी जी, जी। के आप एक श्रेष्ठ देखिए, ध्रुपद कलाकार से हैं। पहले ध्रुपद ही गायकी जी, थी, जी। ध्रुपद के बाद ख्याल आया। ख्याल है। तो उसको ऐसे देख सकते हैं जी, कि ध्रुपद से बड़ा ख्याल। जी, ध्रुपद जैसे विलंबित में गाए, थोड़ा विलंबित लय रहती थी, तो उसमें ख्याल अभी गाते हैं, विलंबित ख्याल जो गाते हैं वो, और छोटा ख्याल जो गाते हैं उसको धमार समझिए, मध्य लय। तो धमार की लय से मध्य लय गाते हैं वो एक दूसरे। अब जैसे वो गाते हैं एक ताल, जैसे हम लोग गाते हैं द्रुत लय में, जी, जी। तो वो सूल वगैरह गाते हैं ना, सूल ताल वगैरह जो गाते हैं तेज लय में गाते हैं। देखिए वही लेके इधर आया, उसी के बाद ये आया ये। वो ख्याल अंग की गायकी और ध्रुपद अंग की गायकी, इसीलिए अलग अलग उसको परिभाषित किया तो गया। एक ख्याल बताते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सदा रंग और अदा रंग 2 संगीतज्ञ थे, उनसे ख्याल की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कुछ ख्याल की रचनाएं की और उसका अपने शिष्यों को सिखाया, तो उसमें मोहम्मद शाह रंगीले का भी नाम आता था। तो ऐसे ख्याल, अभी ख्याल का ज़्यादा प्रचार क्या है। आप तानसेन के विषय में बता सकते हैं कि वो ख्याल गायकी अंक के विद्वान थे या ध्रुपद गायकी? नहीं, वो तो ध्रुपद अंक के ही थे, ध्रुपद अंक ध्रुपद अंक के गायक थे, तो ध्रुपद गाते थे। और उस समय हवेली संगीत भी था, जी, उनके गुरु जो थे वो हवेली संगीत के वो थे। हवेली संगीत से आया, हवेली संगीत सबसे पुराना है। तो हवेली संगीत और ध्रुपद, फिर ध्रुपद, उसमें ध्रुपद गायक हैं वो। और ख्याल का तो उत्पत्ति यहाँ से हुआ है, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, सदा रंगदानंद से। तो पंडित जी, आपने बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे किए और सारे प्रश्नों का आपने समुचित उत्तर दिया, और उस उत्तर से हम भी संतुष्ट हैं। और हमारे जहाँ तक ज्ञात, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि हमारे श्रोतागण जितने भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, वो सभी इससे संतुष्ट जरूर होंगे। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप इतने बड़े विद्वान के बीच आज मैं बैठा हूँ साक्षात्कार लेने की हैसियत से, हालांकि मेरे साक्षात्कार लेने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने श्रोताओं के लिए चाहूँगा कि इन गायकियों के कुछ उदाहरण अगर आप प्रस्तुत कर सकें पंडित जी, तो मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय लेते हुए मैं चाहूँगा कि एक ख्याल गायकी में छोटा ख्याल की कोई छोटी सी बंदिश अगर आप सुना सकें तो हमारे श्रोताओं का कल्याण होगा। जी जी जी। राग यमन कल्याण में एक बंदिश है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। 3 ताल में है।
दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव तिहारी चरण शरण मोहे, कलन परत घर पल छिन दिन, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव, क्या बात है। आन परी हूँ सरल तिहारे, आन परे हो सरल तिहारे, तुम बार गर बनवाए, विपद परे मो पे महाकठिन, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर महादेव, 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 दर्शन देहो शंकर महादेव, पम गरि ग पम धम ग म धनि धनि धम म ग म धनि धम म धम म गरि ग रे सा, शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, महादेव, महादेव। बहुत सुंदर पंडित जी ने, आपने जिस पांडित्यपूर्ण ढंग से इस छोटे ख्याल की गायकी आपने प्रस्तुत किया, वाकई काबिल तारीफ है। और मैं इसी के साथ चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि ख्याल गायकी में ही ठुमरी गायकी का बड़ा महत्व है शास्त्रीय संगीत में। और ठुमरी गायकी को जहाँ तक मैंने समझा है कि उसमें स्वर और लय का इतना अच्छा बोध होना चाहिए जी जी गायक के लिए कि उतनी बात कहीं और नहीं दिखाई देती है जिसमें इसमें लय, स्वर और ताल का जो जितना बोध होना चाहिए वो विद्वान पारंगत जितना होता है, यह सामान्य गायकी ठुमरी गायकी की नहीं है। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट की अगर कोई ठुमरी आप सुना सकें जी जी, तो निश्चित तौर से मैं चाहूँगा, चाहे वह आप काफ़ी में सुना दें या ये भैरवी में सुना दें, आप अपने हिसाब से जी एक 2 मिनट की ठुमरी। जी जी। ठुमरी में जो है, ठुमरी गायकी में
स्वतंत्रता एक थोड़ी होती है कि जैसे शास्त्रीय संगीत ख्याल में हम एक राग के कंपाउंड में रहते हैं। ये कि यमन में है तो ये स्वर लगने चाहिए, मध्यम तीव्र लगना चाहिए, बाकी स्वर शुद्ध लगने, निरेगा धनी सा और सनी था मगर ऐसा आते हैं। लेकिन ठुमरी में छूट है, नहीं उसमें छूट है कि उसमें आकर्षण के लिए, इसमें है कि आकर्षण जो भी करना है आपको, जो भी सजावट करनी है इन स्वरों के अंदर ही करना है। लेकिन ठुमरी में, ठुमरी गायकी में स्वतंत्रता है, मुखड़ा रहेगा उसका, जो जिस राग की बोलते हैं ना उस राग का केवल मुखड़ा रहेगा। बाद में आपको फ्री है कि आप थोड़ा और रागों का टच लेके, हाँ अच्छा लगना चाहिए। ऐसे ही कोई एक उदाहरण। हाँ, तो उसमें जो है, उसमें जो ठुमरी होती है ना, उसमें कॉम्बिनेशन सुरों का बनाते हैं और आवाज़ के साथ कहन, ये पूरब, एक 2 अंग की होती है, एक पूरब अंग, एक पंजाब अंग। तो वैसे तो मेन तो पूरब अंग की ठुमरी है, लेकिन वो गायक जो पंजाब अंग के जो गाते हैं उसी में थोड़ी हरकत करते हैं, उनके गले में जो नेचुरली हरकत होती है ना, मुर्गी की। हाँ, तो पंजाब वाली है कि नहीं, अभी पूरब अंग से शुरू करते हैं, तो पूरब से पश्चिम चलते हैं। हाँ, पूरब से चल के फिर पश्चिम जाते हैं। तो उसमें जो है जैसे खमाज में मेरे गुरु गाते थे, गुरुजी वगैरह, तो बहुत सारी ठुमरियाँ गाई हैं उन्होंने। तो वो जो ठुमरी गाते थे, हमारी तोरी नाही बने गिरधारी, तो उसमें शब्दों का या बहुत सारी ठुमरियाँ हैं, जैसे ये और भी है, गगरिया में घरे धरिया उठाड़े रहो बाकी यार, ये सब तरह का है। तो उसमें बोलों का कहने का जो अंदाज है, एक ही चीज़ को कई तरह से कहना है इसमें। शुरू करें। हमारी तोरी नाही बने गिरधारी, नाही बने गिरधारी, नाही बने गिरधारी, हमारी तोरी नाही बने, नाही बने गिरधारी, बन गिरधारी, बने गिरधारी, अरे नाही बने गिरधारी, सुघर पिया तुम बड़ रंगीले, सुघर पिया तुम बड़ रंगीले, हर छेड़ कर तो है बन नहीं आवे, नाहि बने गिरधारी, बने नहीं बने गिरधारी। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। मैं चाहूँगा कि इस ठुमरी के साथ ही गायन की समाप्ति हम चाहेंगे कि कोई अपनी एक प्रसिद्ध भजन, एक अंतरा एक अस्थाई से इस कार्यक्रम के समापन की तरफ हम चलेंगे। तो 2 मिनट की रचना कोई भजन की। ये भजन मेरे गुरुजी ने, पंडित भीमसेन जोशी जी का है, ने गाया है। कृपा सरोवर कमल मनोहर, राम श्याम गुणगान में का जो निकला था, उसमें बहुत प्रसिद्ध ये सब जितने हैं। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण गहियासी, कृष्ण शरण गहियासी, कृष्ण शरण गहियासी, कृष्ण शरण गहियासी। कृपा सरोवर
कमल मनोहर कृपा सरोवर, कमल मनोहर कृष्ण सरल गहिसी, कृष्ण सरल गहिए। लीला पुरुषोत्तम राधावर, लीला पुरुषोत्तम राधावर, राधा माधव भव बाधा। क्या बात है, क्या बात। राधा माधव भव बाधा, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए, श्री कृष्ण सरल गहिए, श्री कृष्ण सरल गहिए, श्री कृष्ण सरल गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण सरल गहिए, श्री कृष्ण सरल गहि, कृष्ण सरल गहि, कृष्ण सरल गहिए। पंडित जी, आज के इस साक्षात्कार में बहुत सारे प्रश्न मैंने किया और जिसका बड़ा ही समुचित उत्तर आपने दिया, और गायकी भी आपकी हमने देखी कि बहुत पांडित्यपूर्ण गायकी रही। तो आज के अंतिम प्रश्न के रूप में ये मैं जानना चाहूँगा कि इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं शास्त्रीय गायकी के संबंध में, पंडित हरीश तिवारी जी। इसके बारे में, इसके विषय में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शास्त्रीय हमारा भारतीय संगीत जो है ये हमारा बहुत ही हमारे मतलब गौरव है ये, और इसके लिए कलाकार और श्रोता और साधक सभी का इसमें योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी जो है इसको इसके प्रति उदासीन न रहें और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव समझते हुए उसके विकास के लिए हर जो है प्रयास हर कदम मतलब अच्छा उसके लिए कदम उठाएं और साधनारत रहा जाए। उसमें बहुत सारी ये क्वेश्चन इसमें बहुत लंबा हो सकता है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो भी हैं जिनकी जो गरिमा है, कलाकार भी अपनी गरिमा में रहें, अपनी गरिमा को, श्रोता भी अपनी गरिमा को बनाए रखें, साधक भी कैसा होना चाहिए उसको भी अपनी गरिमा का ध्यान में रखते हुए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साधना गुरु शिष्य परंपरा में हो तो जी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये तालीम होना चाहिए, और गुरु सोच समझ कर बनाए। किसी ने कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए आप गुरु का चयन करें, और गुरु किसी के कहने से नहीं बनाया जाता। आप सुनिए, अभी बहुत सारे वो हैं, उसके बाद उनको समझिए, फिर आप समझिए कि हम उस गायकी को के प्रति क्या हमारा है। आपको जो अच्छा लगेगा वही तो, वैसे ही गुरु की तलाश है होनी चाहिए। तो ये सब वो ध्यान में रखते हुए और इसमें अपना कदम आगे बढ़ाएं, यही हमारी बहुत सुंदर शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम लोगों को शास्त्रीय संगीत से अवगत कराया, हमारे श्रोता भी लाभान्वित हुए। तो आज आपके इस अमूल्य समय के योगदान के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। नमस्कार।